मैं एक फीनिक्स हूँ। जन्म लेते ही मेरी माँ मुझे स्वर्ग लोक ले गई अमर फल चुराने। वो खुद बड़े आराम से फल खा रही थी और बोली, ये नाइट गॉड का फ्रूट है, खाओ। लेकिन मेरे तो दांत भी पूरे नहीं आए थे, बस पेड़ पर लगे अमृत फल को भूखी नजरों से देख रही थी। मेरी माँ अजीब थी, ना फीनिक्स की शान, ना कोई गरिमा, बस चोरी और भागना उसकी आदत थी। शायद इसी वजह से मेरा खून भी शुद्ध नहीं रहा और मैं एक इंसान के रूप में जन्मी। जब माँ ने मुझे देखा तो चौंक गई। ये मेरे बच्चे के पंख कहाँ हैं? उसने मेरा पेट छुआ और मैं भूख से रोने लगी। वो मुझे खिलाने ही वाली थी कि तभी आसमान से एक विशाल सुनहरी हथेली गिरी और उसे जमीन पर दबा दिया। एक ठंडी आवाज गूंजी, तू फीनिक्स। तभी एक खंबे जैसा आदमी सामने आया। उसे सब इंद्र कहते थे। माँ ने कहा, मैं माफी का उपहार लाई हूं। जैसे ही दबाव हटा, माँ ने बिना सोचे मुझे उसके हाथों में फेंक दिया और भाग गई। मैं हवा में थी और इंद्र मुझे ध्यान से देख रहे थे। एक इंसान, फीनिक्स की संतान। मैं बस रो रही थी और इंद्र ने मुझे गोद में उठा लिया। मैं भूख से तड़प रही थी। जैसे ही मुझे इंद्र ने बाहों में लिया, मैं तुरंत उसकी कमीज के अंदर घुस गई और दूध ढूंढने लगी। वो घबरा गया, उसके कान लाल हो गए। ये क्या कर रही है? उसने मुझे जल्दी से बाहर खींच लिया और मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी एक कोमल आवाज आई। अप्सरा बोली, स्वामी, मुझे इसे संभालने दीजिए। इंद्र ने बिना सोचे मुझे उसे थमा दिया। जैसे ही दूध की खुशबू आई, मैं तुरंत शांत हो गई और लालच से पीने लगी। इंद्र मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। 3 दिन बाद मुझे वापस लाया गया। यानची ने इंद्र से कहा, महाराज, दानव लोग कहता है इसका वंश शुद्ध नहीं है। मैं उस समय उनकी मेज पर रखी याचिका कुतर रही थी। उन्होंने मुझे देखा और मैंने मुस्कुराकर अपने छोटे छोटे दांत दिखाए। वो हल्का सा रुके, फिर कागज छीनकर मुझे एक दिव्य फल दे दिया। मैं खाते खाते रस से लथपथ हो गई और छींक मार दी। फल का गूदा उनके ऊपर गिर गया। सब डर गए, लेकिन इंद्र ने बस शांत होकर मंत्र पढ़ा और मेरा चेहरा साफ कर दिया। इसे अभी पालते हैं। अगली सीन में मैं स्वर्ग में बड़ी हो रही थी। लाओजून की रसायनशाला मेरा प्लेग्राउंड बन गई। युए लाओ के धागे मेरी खिलौनी थी। पर एक दिन मैंने देखा, इंद्र पर्दे के पीछे छिपकर मुझे खिलाने का तरीका लिख रही थी। मैं चौंक कर बोली, क्या आप नकल कर रही हैं? मैंने इंद्र को पर्दे के पीछे पकड़ लिया तो वो तुरंत बोले, मैं बस अप्सराओं की ड्यूटी चेक कर रहा था। मुझे तब समझ आया, ये वही इंद्र हैं जिन्होंने चुपचाप 30 साल तक मेरी देखभाल की थी। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं दूर बादलों को देखती और मुझे अपनी माँ लिन शुए की याद आ जाती। एक दिन मैं पेड़ पर बैठी थी, तभी इंद्र ने मुझे गौर से देखा और बोले, वो शायद पूर्वी सागर में होगी या पश्चिमी पर्वत पर। फिर उन्होंने अचानक कहा, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। मैं खुशी से कूदी और उन्होंने मुझे संभाल लिया। उस पल लगा वो माँ से भी ज्यादा भरोसेमंद है। अगले सीन में हम पूर्वी सागर के ऊपर थे। ठंडी नम हवा, चमकता नीला पानी और नीचे तैरते ड्रैगन की परछाइयां। मैंने पूछा, क्या मेरी माँ यहां होगी? इंद्र बोले, ड्रैगन किंग उसे जानते होंगे। तभी सुनहरी रोशनी चमकी और हम नागलोक के भव्य द्वार पर पहुंच गए। आओ गुआंग ने अपने परिवार के साथ झुककर स्वागत किया। मैं इंद्र के पीछे छिपी थी। तभी मेरी नजर एक नीली आंखों वाले लड़के पर पड़ी, आओ बिंग। वो मुस्कुराया, आप फीनिक्स बहन हैं? मैं कुछ कह पाती उससे पहले इंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, ये मेरी है, सिर्फ मेरी। माहौल अचानक टेंस हो गया। नागराज समझ गए और बोले, पहले काम की बात करें। फिर सैनिकों को आदेश दिया गया, इस छोटी देवी को जलपान के लिए ले जाओ। मैं बस आओबिंग के पीछे कुछ कदम ही चली थी कि अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मुड़कर देखा तो इंद्र मेरे पीछे खड़े थे। उन्होंने चुपचाप मेरे हाथ में एक चमकता हुआ मोती रखा और बोले, इसे रखो, कपड़े नहीं भीगेंगे। आओबिंग ने जैसे ही मोती देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि जल को रोकने वाली प्राचीन शक्ति थी। अगले सीन में मैं एक कमरे में बैठकर ट्रांसलूसेंट केक खा रही थी। तभी बाहर से फुसफुसाहट आई, सुना है इंद्र फीनिक्स लाए हैं और तीसरा राजकुमार उसे ले गया। मैं ध्यान से सुन रही थी, लेकिन पता ही नहीं चला कि केक मेरी पोशाक पर गिर गया। तभी आओबिंग पास आया, रेशमी रुमाल बढ़ाते हुए बोला, बेटर स्नैक्स ट्राई करोगी? तभी अचानक दरवाजा खुला। इंद्र अंदर आए। उनकी नजर सीधे मेरे दाग पर पड़ी। वो धीरे से पास आए, उंगली से छुआ और दाग गायब। फिर आओबिंग की तरफ देखकर बोले, धन्यवाद, लेकिन इसका पेट कमजोर है, कच्चा समुद्री खाना नहीं खा सकती। माहौल तुरंत ठंडा हो गया। अगले सीन में नागलोक से निकलते वक्त आओ गुआंग ने बताया कि माँ का कोई पता नहीं, लेकिन पश्चिमी बुद्धलोक में सुराग मिल सकता है। रास्ते में मैंने पूछा, आप आज इतने अजीब क्यों हैं? इंद्र ने बस इतना कहा, तुम अभी नादान हो, इंसानों की नजरें नहीं समझती। मैं चुप रह गई और हम पश्चिमी बुद्धलोक पहुंचे, जहां सुनहरी रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच एक बोधिसत्व ने पूछा,
देव, ये बच्ची कौन है? सभी बोधिसत्व एक दूसरे को अर्थपूर्ण नजरों से देखने लगे। तभी एक ने मुस्कुराकर कहा, फीनिक्स का असली रूप देखने को मिलेगा। मैंने इंद्र की तरफ देखा। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल मैं घूमी और अपनी असली रूप में आ गई। एक छोटी सुनहरी लाल फीनिक्स जिसके पंख बुध के प्रकाश में चमक रहे थे। चारों तरफ से प्रशंसा की आवाजें आने लगीं। मैं फिर इंसानी रूप में लौटी ही थी कि दीजांग बोधिसत्व बोले, छोटी भक्त, क्या तुम छिंगवान पर्वत गई हो? वहां त्रिकाल दर्पण है जो पूर्व जन्म दिखाता है। मैं उत्साहित हो गई। सच में? चलिए देखते हैं। इंद्र ने इजाजत दी और हम वहां पहुंचे। चारों तरफ बादल और बीच में एक विशाल प्राचीन दर्पण। मैं दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। धीरे धीरे उसमें लहरें उठी और एक छोटी परी दिखी जो फूलों के बीच नाच रही थी। मैं खुश होकर बोली, वाह, ये मेरा पिछला जन्म है। दीजांग ने कहा, हाँ, तुम पहले एक परी थी। मैंने तुरंत पूछा, तू मेरा असली व्यक्ति कौन था? दृश्य बदलने लगा, लेकिन सब धुंधला था। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों साफ नहीं दिख रहा? उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि समय नहीं आया। अगली सीन में मैंने देखा इंद्र का चेहरा अचानक गंभीर हो गया था, जैसे उन्होंने दर्पण में कुछ और देख लिया हो। पहाड़ से उतरते वक्त वो चुप थे। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या सोच रही हैं? उन्होंने मेरी बाल पीछे करते हुए बस इतना कहा, मैं सोच रहा हूं, अगर तेरी मां ना मिली तो भी सब ठीक रहेगा। मैंने जिद करते हुए कहा, मेरे लिए इतना काफी नहीं है, मैं मां लिन शुए से मिलना चाहती हूं। अगले ही पल हम धरती पर थे। यहाँ की धूप स्वर्ग से ज्यादा गर्म थी और हवा में इंसानों की अलग ही खुशबू थी। मेरी नाक बार बार फड़क रही थी। ये कैसी महक है, कितना टेस्टी। इंद्र कुछ नहीं बोले, बस मुझे लेकर एक बड़ी हवेली के सामने उतरे जिसके दरवाजे पर लिखा था फीनिक्स निवास। उन्होंने हल्के व्यंग में कहा, ये सच में तेरी मां का स्टाइल है। अंदर कदम रखती ही चांदी सी हंसी गूंजी और जो मैंने देखा उससे इंद्र का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। मां रेशमी सोफे पर आराम से लेटी थी। चारों तरफ सुंदर पुरुष। कोई अंगूर खिला रहा था, कोई पैर दबा रहा था, कोई वीणा बजा रहा था। मैंने खुशी से चिल्लाया, मम्मी। मां ने मुझे देखा और दौड़ी, लेकिन इंद्र को देखते ही रुक गई। अरे, देव भी आ गए। माहौल अजीब हो गया। मां हंसते हुए बोली, बच्ची, तुम प्रभु के साथ भाग आई। इंद्र ठंडे स्वर में बोले, तुम्हारी बेटी तुम्हें याद कर रही थी। मैं तुरंत बोली, इंद्र मुझे बहुत कम खिलाते हैं, मैं तो लाउजून की गोलियां भी खा जाती हूं। अगले सीन में इंद्र ने मेरी तरफ देखा, फिर मां से बोली, अगर मिल गई है तो इसे कुछ दिन यहीं रहने दो। फिर वो झुकी, मुझे एक चमकती अंगूठी देते हुए बोली, इसमें कुछ चीजें हैं, बोर हो तो खेल लेना। मैंने जैसे ही इंद्र की दी हुई अंगूठी पहनी, अंदर एक पूरा छोटा संसार दिखा, दिव्य रत्नों से भरा हुआ, जैसे आधा स्वर्ग ही उसमें कैद हो। मैं हैरान रह गई। तभी इंद्र उठे, मुझे आखिरी बार देखा और अचानक मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी पकड़ गर्म थी। उन्होंने मेरे कान में धीमे से कुछ कहा और फिर सुनहरी रोशनी बनकर आसमान में गायब हो गए। उस पल मेरी आंखें अपने आप नम हो गईं। अगले सीन में मां लिन शुए हंसते हुए बोली, तुमने तीनों लोगों के सबसे मुश्किल आदमी को अपना बना लिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, चल, मैं तुझे असली मजा दिखाती हूं। वक्त ऐसे बीता कि पता ही नहीं चला। 130 साल गुजर गए। अब मैं किंगशी के नए घर की छत पर बैठी थी। मां की फिर से भागने के दिन गिन रही थी। 17 दिन और 3 पहर। अचानक नीचे से आवाज आई, फिर छत पर क्या कर रही हो? मैं हल्की सी कूदी और मुस्कुराई। अब मैं पहले जैसी नादान नहीं रही थी। घर के अंदर आई तो फर्श पर बिखरी रेशमी थैली दिखे। ये वही थी जो इंद्र ने दिए थे, लेकिन अब आधे खाली थे। मां ने ज्यादातर बेच दिए, कभी शराब, कभी जुए में। यहां तक कि एक अजीब घोड़ा खरीदा जिसने अगले दिन उसे नदी में फेंक दिया। मैं नाराज होकर बोली, ये सब क्यों उड़ाती हो? मां हंसकर मेरे मुंह में कैंडी डाल देती। बच्ची, इंद्र का दिया है, इस्तेमाल करो। और एक चमकता थैला उठाकर सोचने लगी। मैंने उस पुराने रेशमी थैले को खोला। कभी इसमें स्वर्ग की नदी बुलाने वाला मोती था, लेकिन अब बस कुछ रेत के दाने बचे थे। 130 साल इतने काफी थे एक छोटी फीनिक्स को बड़ा करने के लिए। 50 साल पहले मां लिन शुए मुझे स्वर्ग के दक्षिण द्वार तक ले गई थी।
वहां द्वारपाल ने ठंडे स्वर में कहा, इंद्र युद्ध पर है, वापसी अनिश्चित है। फिर माँ ने हंसकर कहा, देखा, वो तुम्हें कब का भूल चुके हैं। उस दिन मैं बस अपने जूतों को घूरती रही। उसी रात मैंने इंद्र की दी अंगूठी निकाली और उसमें रखी चीजें एक एक करके देखने लगी। सबसे नीचे मुझे एक सुनहरी ड्रैगन पपड़ी मिली, वही जो इंद्र ने मेरे कॉलर से उतारी थी। मैंने उसे हार बनाकर पहन लिया और फिर कभी नहीं उतारा। तभी मेरे पेट की आवाज ने मुझे वर्तमान में खींच लिया। मैंने सिक्कों की थैली उठाई और बाहर निकल गई। माँ इस बार जल्दी में गई थी, लेकिन चूल्हे के पास पैसे छोड़ गई थी। इंशी कस्बे की सबसे व्यस्त जगह पश्चिमी गली में पहुंची और सीधे झांगजी की नूडल दुकान में घुस गई। मैं जैसे ही तीसरा कौर लेने लगी, बाहर अचानक हलचल मच गई। कुछ लड़कियां भागती हुई अंदर से गुजरी। उनके रुमाल मेरे कटोरे में गिर गए। मैंने चिढ़कर कहा, अरे मेरी नूडल्स। वो हंसते हुए बोली, माफ करना फेंग जी, नई शिक्षक की क्लास है, देर हो गई तो जगह नहीं मिलेगी। मैं बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई, क्यूरियस होकर। कहते थे वो नया शिक्षक बहुत ज्ञानी और हैंडसम है, शायद इसलिए पूरे शहर की लड़कियां रोज गुरुकुल पहुंच जाती थीं। माँ लिन शुए ने भी मुझे जाने को कहा था, लेकिन मैंने उसे झाड़ू लेकर भगा दिया था। पर उस दिन पता नहीं क्यों नूडल खत्म करते ही मैं भीड़ के पीछे पीछे चल पड़ी। अगले सीन में गुरुकुल के बाहर इतनी भीड़ थी कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रही थी। तभी अंदर से आवाज आई, आज हम शान हाइजिंग के फीनिक्स पर चर्चा करेंगे। बस ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैं तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गई और अंदर झांका। एक आदमी नीले वस्त्र में पीठ मेरी तरफ पत्थर की पटिया पर लिख रहा था, फीनिक्स, अग्नि से पुनर्जन्म। मैं और झुककर देखने लगी। तभी टहनी टूट गई। मैं गिरने लगी। इंस्टिंक्ट से पंख फैलाने वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया। पर जमीन से टकराने से पहले ही किसी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा और सामने था बाई चीन। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक और एक अजीब सी मुस्कान। आसपास लोग हाँफने लगे। मैं तुरंत उसकी गोद से कूद गई। चेहरा लाल हो गया। वो हंसकर बोला, इस लड़की को फीनिक्स का ज्ञान भी है। फिर बोला, कल पूर्वी सागर की कहानी सुनाऊंगा, मेरी सहायक बनोगी। मैं उसकी हथेली को कुछ सेकंड देखती रही और फिर बिना जवाब दिए भाग गई। अगली सीन में 2 गलियां पार करके मैं दीवार से टिककर सांस लेने लगी। उस रात मैंने सपना देखा, 33 स्वर्गों का उद्यान। इंद्र मुझे बुला रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास पहुंची, उनका चेहरा बदलकर बाई चीन का हो गया। 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया था, इतना कि अब मैं बाई चेन के हर रोज वेलो लेन से गुजरने का एग्जैक्ट समय तक जानने लगी थी। मुझे पता था कि उसे मियान लॉन्गजिंग चाय पसंद है और धनिया से सख्त नफरत। धीरे धीरे मैं खुद को भी नोटिस करने लगी कि मैं अपने जूड़े के फूल ठीक हैं या नहीं, ये तक सोचने लगी हूँ। अगले सीन में टोफू बेचने वाली वांग दादी ने मुझे देखकर आंख मारी और बोली, फेंग, फिर कहानी सुनने जा रही हो? मैंने अनसुना किया, लेकिन चलते चलते नई तितली पिन को छूने से खुद को रोक नहीं पाई। गुरुकुल में उस दिन बाई चेन पढ़ा रहा था। आज हम जलपरी के आंसुओं पर चर्चा करेंगे। कहते हैं वो मोती बन जाते हैं, लेकिन असली कीमती चीज प्रिय के आंसू होते हैं। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुस्कुराकर कहा, मिस फेंग वाकई ज्ञानी है। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्लास के बाद उसने मुझे रोका। कल मैं दर्पण झील जा रहा हूँ, सुना है वहां जलपरी दिखाई देती हैं, साथ चलोगी? मैंने कहा, मुझे दुकान है, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाई। सुबह घाट पर मिलते हैं। अगले सीन में उस रात मैंने इंद्र की दी हुई अंगूठी खोली और सारे पुराने ग्रंथ खंगाल डाले। माँ होती तो हंस पड़ती। अगली सुबह झील पर बाई चेन ने नाव चलाई। उसने चांदनी रंग का कुर्ता पहना था। वो अचानक पूछता है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? उसके शब्द मेरे दिल में उतर गए। मैं कुछ बोल नहीं पाई और उसी पल हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज हो गई थी और मैं बाई चेन के साथ उस पतली सी बांस की छतरी के नीचे चल रही थी। उसकी गर्मी मेरी आस्तीन से महसूस हो रही थी। अजीब था, क्योंकि ये गर्मी इंद्र जैसी डिवाइन नहीं थी, बल्कि इंसानी, हल्की ठंडी पहाड़ी बारिश जैसी थी। अगले सीन में अचानक उसने मेरे कंधे से पानी की बूंदें झाड़ी और उसी पल उसने जो 3 शब्द बोले वो मेरे दिमाग में अटक गए, जैसे कोई मंत्र हो। मैं पूरी रात बेचैन रही। माँ उस दिन देर से आई और मेरे हाथ में हार देखकर आंखें सिकोड़ लीं। इतनी प्रबल ड्रैगन शक्ति कहाँ से लाया? मैं झिझकी, फिर बोली, मैं 33 स्वर्ग भी गई थी। फिर मैंने दर्पण दिखाया। वो महल दिखा जो अब वीरान था, हमारा पुराना आड़ू का बाग जहां इंद्र कभी 3 दिन तक खड़े रहे थे। ये सुनते ही मेरा दिल भारी हो गया। मैं बिना सोचे दर्पण फेंककर बाहर भाग गई। बारिश तेज थी।
आंसुओं से चेहरा धुंधला हो गया। मेरी हथेली में बाईचेन द्वारा दी गई विलो पत्ती जल रही थी। मैं बिना रुके घाट की ओर दौड़ती रही। वहां सिर्फ बारिश में तैरती पत्तियां थीं और टूटी लहरें, जैसे कोई वादा टूट रहा हो। 3 साल ऐसे बीत गए जैसे किंगशी कस्बे की पत्थर की सड़क पर पानी बहता है और कभी रुकता ही नहीं। मैं अक्सर अपनी छत पर बैठकर नीचे देखती थी और दूर से बाईचेन को गुरुकुल से निकलते हुए देखती थी। उसके लहराते सफ़ेद वस्त्र मुझे कभी कभी इंद्र की याद दिला देते थे, वैसी ही शांत लेकिन अजीब गहराई लिए हुए। अगले सीन में एक दिन अचानक उसने ऊपर देखा और कहा, कौन झांक रहा है? मैं फीनिक्स पंख सुखा रही थी, लेकिन वो फुर्ती से छत पर आ गया और मेरे पास बैठ गया। सूख गए फीनिक्स, उसने हल्के से कहा। ये सुनते ही मेरा दिल एक पल को रुक गया। उसने आस्तीन से भुनी हुई चेस्टनट निकाली और मेरा हाथ पकड़ लिया। कल तुम्हारी माँ से मिलना है। मैं चौंकी, चेस्टनट नीचे गिर गए। मैंने तुरंत कहा, वो घर पर नहीं है, दक्षिण सागर गई हैं गाने वाले मोती ढूंढने। उसने धीरे से कहा, तुम जब भी झूठ बोलती हो तुम्हारी आवाज़ बदल जाती है। मैं हैरान रह गई लेकिन कुछ नहीं बोली। अगले सीन में उसने कहा, 3 साल हो गए फिर भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? उसकी क्लाउड पैटर्न वाली आस्तीन देखकर मुझे इंद्र की बात याद आ गई। तुम अभी छोटी हो, लोगों का दिल नहीं समझती। उसी दिन सब खुल गया। माँ अचानक आ गई थी और बाईचेन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। मेरा दिल डूब गया जब मैंने सुना मैं रिश्ता मांगना चाहता हूँ। मेरा चाय का प्याला गिरकर टूट गया। उसी रात माँ मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में वही स्पिरिट नेकलेस था और उसने गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने सच में सोच लिया है? मैंने माँ से साफ कह दिया, मिस्टर बाई मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, कई लोगों से बेहतर, और कृपया इंद्र का नाम मत लो। गुस्से में मैंने स्पिरिट नेकलेस टेबल पर फेंक दिया और बोली, 1800 साल भी इंतजार करेंगे तो मेरी हड्डियां राख हो जाएंगी। माँ कुछ कहने वाली थी लेकिन चुप होकर बस मेरे बाल सहलाने लगी। अगले सीन में शादी का दिन आया। मैंने फीनिक्स पैटर्न वाला जोड़ा पहना और आईने में खुद को देखा। पहली बार लगा कि मैं बदल गई हूँ। बचपन पीछे रह गया था। आंखों में थोड़ी मैच्योरिटी थी लेकिन वही पुरानी चमक अभी भी। और तभी बारात आ गई। बाईचेन हाथ पकड़ा तो उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, नर्वस हो? मैंने जवाब दिया, बस थोड़ा एक्साइटेड हूँ। अगले सीन में बारात झील किनारे पहुंची। ये उनकी परंपरा थी कि दुल्हन नाव से झील पार करती है। लेकिन जैसे ही मैं नाव पर चढ़ी मेरा सिर घूम गया और मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली मैं एक ठंडे नीले क्रिस्टल पैलेस में थी। 9 ड्रैगन पिलर्स और लोहे की जंजीरें मेरे हाथ पैरों से बंधी थी। चारों तरफ मरीन सोल्जर्स थे और बाईचेन अब अपने असली रूप में था, ब्लू ड्रैगन 3rd प्रिंस। उसने शांत स्वर में कहा, मिस फेंग, उम्मीद है आप ठीक होंगी। मैंने घबराकर पूछा, बाईचेन कहाँ है? वो हंस पड़ा, वो तो बस एक कठपुतली था, इंद्र की नकल करके बनाया गया ताकि तुम्हारा फीनिक्स खून और नेकलेस मिल सके। मैं कांप गई। तभी सैनिक आगे बढ़े लेकिन मेरे नेकलेस की सुनहरी रोशनी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ड्रैगन 3rd प्रिंस की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी, परेशान मत हो, इंद्र की सील हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन उसके चेहरे पर वही ठंडी बेरहमी वाली मुस्कान थी। अगले सीन में मुझे एक पारदर्शी क्रिस्टल जेल में बंद कर दिया गया। मैं कोने में बैठ गई और अनजाने में वही विलो लीफ निकाल ली जिसे मैंने 3 साल से संभाल रखा था। अब वो सूख चुकी थी। मैंने धीरे से खुद से कहा, इंतजार सबसे बेवकूफ़ चीज़ है। माँ, इस बार आप गलत थीं। मैं बस दीवार पर पड़ती पानी की रोशनी गिनती रही, उम्मीद करती रही कि कोई आएगा। तभी जेल का दरवाज़ा खुला और आओ बिंग 2 सैनिकों के साथ अंदर आया। उसके हाथ में एक क्रिस्टल बाउल था जिस पर लाल अजीब निशान थे। उसने शांत स्वर में कहा, मिस फैंग, खाने का वक्त हो गया है। मैंने गुस्से में कहा, दूर रहो। लेकिन उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जितना लड़ोगी उतना दर्द बढ़ेगा। सैनिकों ने मेरे कंधे पकड़ लिए और आओ बिंग ने एक हड्डी की सुई निकाली। पता है ये क्या है? डेमन गॉड की हड्डी से बनी सुई। अगले सीन में वो सुई मेरे दिल में चुभी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने मेरा दिल ही पकड़ लिया हो। मैं गिर गई और उसने खून भरा बाउल उठाकर कहा, कमाल है। फिर चौथे दिन वो एक नया हथियार लाया, ड्रैगन पैटर्न वाला तांबे का आईना। उसने कहा, तुम्हारा नेकलेस इंद्र की मूल शक्ति से जुड़ा है, लेकिन ये ब्रोकन बाउंड्री मिरर हर सील को धीरे धीरे तोड़ेगा। और जैसे ही उसने आईना चमकाया, मेरे नेकलेस में पहली बार दरार की आवाज़ आई। ड्रैगन 3rd प्रिंस की चेतावनी अभी भी हवा में गूंज रही थी। 4 दिन के खून मिलते ही इंद्र भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अगले सीन में मुझे तेज बुखार हो गया और मैं बेहोशी में जेल के बाहर लड़ाई की आवाज़ें सुनने लगी। किसी ने चिल्लाया, चोर, मेरा चोर कहाँ है? वो आवाज़ मेरी माँ लिन शुए की थी। दर्द में मैं घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंची और जो देखा उससे मेरी सांस रुक गई। माँ अब अपने असली रूप में थी, एक विशाल सुनहरी लाल फीनिक्स जो पूरे ड्रैगन पैलेस में तबाही मचा रही थी।
उनके पंख जहां भी पड़ते सैनिक गिर जाते। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर आओ ग्वांग के मंत्री को उड़ा दिया और कहा, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हारा पैलेस जला दूंगी। तभी आओ बिंग सामने आया और घबराकर बोला, मैडम फेंग, ये क्या कह रही हैं, हम कब मिले? लेकिन माँ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फीनिक्स आग छोड़ दी। मेरी बेटी की महक यहीं है। आओ बिंग ने पानी का बवंडर भेजा, लेकिन माँ ने उसे चकमा दिया। फिर अचानक बर्फ की जंजीरों ने उनके पंख जकड़ लिए। माँ आग से खुद को बचाते हुए चिल्लाएं, लेकिन चारों तरफ 9 लोहे की जंजीरें उन्हें घेरने लगी। तभी उन्होंने मुझे देखा और दर्द से कहा, भाग जाओ, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा सकी। अगले सीन में माँ को जकड़ लिया गया और आओ बिंग ठंडे स्वर में बोला, देखो, बीच में आने का यही अंजाम है। रात के सन्नाटे में मैं जेल की दरारों से उनका हाथ पकड़कर फुसफुसाई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने कहा, तुम्हारा मैसेज छीन लिया गया था। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, नेकलेस पास है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया और स्पिरिट नेकलेस उन्हें दे दिया। माँ ने गंभीर स्वर में कहा, कल जब वो खून लेने आएंगे तुम ये नेकलेस मुझे दे देना। उनकी आंखों में एक खतरनाक फैसला चमका और उन्होंने धीरे से कहा, अब सिर्फ इंद्र ही हमें बचा सकते हैं। मैं जेल की ठंडी दीवार से सटी हुई थी और माँ की आखिरी योजना मेरे दिमाग में गूंज रही थी। फीनिक्स शरीर का रास्ता और नेकलेस की शक्ति मिलकर सील तोड़ देंगी। मैं घबराकर बोली, माँ, अगर आपने अभी असली रूप इस्तेमाल किया तो? लेकिन उन्होंने बीच में ही रोक दिया, इस जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगले सीन में 5वें दिन आओ बिंग फिर आया। हाथ में वही क्रिस्टल मिरर था। उसने ताना मारा, तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है। मैं उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी और बोली, अगर इंद्र यहाँ होते तो तुम्हें एक उंगली से मसल देते। वो गुस्से में आगे बढ़ा ही था कि मैंने पूरी ताकत से स्पिरिट नेकलेस माँ की जेल की ओर फेंक दिया। उसी पल सब बदल गया। माँ के शरीर से तेज सुनहरी लाल रोशनी फूटी और जंजीरें टूट गईं। वो फिर से फीनिक्स बन गईं और आसमान में आग की तरह उड़ गईं। पूरी जेल को जला दिया। मैंने धीरे से कहा, बेवफा, लेकिन हल्की मुस्कान थी मेरे चेहरे पर। अगले सीन में माँ साउथ हेवन गेट पर पहुंची, पूरी तरह आग का गोला बन चुकी थीं। वो खून थूकते हुए लिंगशाओ पैलेस की ओर बढ़ीं। मेरी बेटी को छूने की सज़ा मिलेगी। सैनिकों ने रास्ता रोका, लेकिन वो हर बाधा को जलाती गईं। आसमान उनके पंखों और खून से भर गया। तभी आवाज़ आई, इंद्र ध्यान में है, अंदर नहीं जा सकती। माँ लड़खड़ा कर गिर पड़ी और खून से सना नेकलेस ऊपर उठाया। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? उसी पल नेकलेस चमक उठा और ध्यान केव में इंद्र की सुनहरी आंखें खुल गईं। पूरी दुनिया कांप उठी। इधर ड्रैगन पैलेस में मेरी हालत बिगड़ गई। नेकलेस की सुरक्षा टूटते ही ठंड मेरी हड्डियों तक उतर गई। आओ बिंग मेरे सामने खड़ा था, हाथ में एक क्रिस्टल बोतल लिए, और कहानी अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आओ बिंग पागलपन में हंसते हुए मेरे करीब आया और बोला, छोटी फीनिक्स, क्या तुम्हें लगता है मैं ईथन डी से डरता हूँ? उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। अगले सीन में जैसे ही उसने हड्डी की सुई मेरे माथे में चुभाई, असहनीय दर्द ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों तलवारें मेरी हड्डियों को काट रही हों। मेरी आत्मा टूटने लगी और मैं बेहोशी में किसी को पुकार रही थी। तभी पूरा ड्रैगन पैलेस जोर से हिल उठा। ऊपर का क्रिस्टल पानी उबलने लगा और छत अचानक टूट गई। एक विशाल सुनहरी हाथ ने आसमान चीरते हुए हमला किया और जहां जहां वो गया सैनिक राख बन गए। क्रिस्टल पैलेस कागज की तरह बिखर गया। आओ बिंग चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर आधा उस हमले में नष्ट हो गया। उसी मलबे से उस हाथ ने मुझे बहुत सावधानी से उठाया और उस पल वही जानी पहचानी डिवाइन खुशबू आई। मैंने आंखें खोली तो देखा ईथन डी। वो एक हाथ में मुझे थामे हुए था और दूसरे हाथ में तलवार लिए ड्रैगन किंग की तरफ इशारा कर रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, अब वक्त नहीं सवालों का, आज मैं तुम्हें ड्रैगन रेस की सच्ची ताकत दिखाता हूँ। अगले सीन में बाद में लोगों ने बताया कि उस दिन ईस्ट सी का पानी हजारों मील तक खून से लाल हो गया था। ईथन डी ने एक ही बार में 9 ड्रैगन पिलर्स गिरा दिए और पूरा ड्रैगन पैलेस इतिहास से मिटा दिया। आओ बिंग को पहाड़ पर बांध दिया गया, जहां हर दिन उस पर बिजली गिरती है, और ड्रैगन किंग ने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खैर, उस पूरे ड्रैगन पैलेस वाले हादसे के बाद की बात है, जब मैं बहुत कमज़ोर थी। मुझे बस इतना याद है कि इंद्र मुझे बहुत सावधानी से ठीक कर रहे थे। अगले सीन में वो शांत स्वर में बोले, थोड़ा सह लो, और उनकी उंगलियों से निकली सुनहरी रोशनी मेरे दिल पर पड़ी। मैं दर्द से कराह उठी। तभी मैंने घबराकर पूछा, माँ, नेकलेस? इंद्र ने बिना घबराए जवाब दिया, फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ ठीक है। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन से वही स्पिरिट नेकलेस निकाला। अब उस पर से सारा खून साफ हो चुका था और कहा, इसे अब कभी मत उतारना। मैंने हैरानी से पूछा, आप तो मेडिटेशन में थे ना? उन्होंने शांत स्वर में कहा,
बस वक्त पर बाहर आ गया और मैंने पहले ही कहा था उस थर्ड प्रिंस की नज़र ठीक नहीं है। मैं गुस्से से कांप उठी, लेकिन जख्म ने मुझे रोक दिया। उन्होंने धीरे से कहा, हिलो मत, सो जाओ, जब आँख खुलेगी तो घर होंगे। मैंने उनका कपड़ा पकड़ लिया, जैसे उसी सहारे का सालों से इंतजार कर रही थी। रास्ते में मुझे तेज़ बुखार था और ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र अपनी शक्ति मुझे दे रहे हों, मानो कह रहे हों, पागल फीनिक्स कभी सुकून से नहीं रहती। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंद्र, आप मिस्टर बाई से कहीं ज़्यादा सुंदर हैं। उन्होंने तुरंत टोका, चुप रहो और अपनी ताकत बचाओ। साउथ हेवन गेट के गार्ड्स हैरान रह गए, उनके हथियार गिर गए। इंद्र, जिनके कपड़ों पर खून लगा था, अपनी गोद में मुझे लिए खड़े थे और उनकी आंखों में एक ऐसा प्यार था जो दुनिया नहीं समझ सकती। उन्होंने आदेश दिया, आज से फेंगजी हवांग जीवे हुए पैलेस में रहेगी और मैं खुद उसका ध्यान रखूंगा। और फिर 500 साल ऐसे बीत गए जैसे एक पल। दुनिया के लिए वो इंद्र अब भी सख्त देवता थे, लेकिन मेरे लिए वो बदल चुके थे। फिर एक दिन उन्होंने कहा, फेंगजी, कल शादी है, तैयार हो जाओ। और मैं बस मुस्कुरा दी, क्योंकि मैंने 500 साल इंतजार किया था। उसी दिन जिनवान पर्वत का दृश्य घूम गया, जब धुएं के बीच मैंने कुछ नहीं देखा था और रहस्यमयी इंद्र ने शांत स्वर में कहा था कि अभी समय नहीं आया, लेकिन असल में उसने उसी दिन मुझे चुन लिया था। मैं हल्की मुस्कान के साथ खुद से ही सवाल कर रही थी कि इतना इंतजार क्यों कराया गया। तभी अचानक पीछे से सैनिक की आवाज आई, स्वर्गीय क्वीन मदर ने तोहफे भेजे हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने भावनाओं में बहकर इंद्र को एक हल्का सा किस कर दिया और तुरंत फीनिक्स रूप में बदलकर हवा में उड़ गई, क्योंकि उस पल शब्दों से ज्यादा मेरी आज़ादी ज़रूरी थी। बाहर पूरा पैलेस सुनहरी रोशनी और बादलों की चमक से सज चुका था और जैसे ही मैं गेट से गुजरी, हर कोई झुककर प्रणाम एम्प्रेस कहने लगा। मैं लगभग गिरते गिरते बची, क्योंकि ये नया नाम मेरे लिए अभी भी अजीब था। अंदर लियान यू, मेरी माँ, शादी का जोड़ा देख रही थीं और उन्होंने मुझे देखते ही डांटते हुए कहा, इतनी डम्बली हो गई हो क्या? फिर उन्होंने वो दिव्य लाल शादी का जोड़ा दिखाया, जिसमें मेरे ही फीनिक्स पंख और तारों की रोशनी बुनी थी। उस दृश्य ने मेरी आंखें नम कर दी। मैं उनके गले लग गई, जबकि माँ मुस्कुराते हुए बोली कि रोना नहीं, वरना फीनिक्स रेस की इज्जत खराब हो जाएगी। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये शादी सिर्फ बंधन नहीं, बल्कि मेरी असली नियति का अंत और शुरुआत दोनों है। मैं उस अंतिम क्षण में स्वर्गीय द्वार के बाहर खड़ी थी, जहां पूरी सेना तैयार थी और 9 ड्रैगन पवित्र डोली को खींच रहे थे। सामने शेन युआन, इंद्र, काले शादी के वस्त्र में खड़े थे, जिन पर मेरे फिनिक्स पैटर्न की चमक थी, जैसे हमारी किस्मत एक ही धागे से बुनी हो। भीड़ में ऊपर बैठी मेरी माँ लियान यू को देखकर मैं हैरान रह गई। वो यमराज के साथ बैठकर शराब पी रही थी, जैसे ये कोई सामान्य उत्सव हो। वहीं लॉन्गवांग भी मौजूद था और उसने हल्की झुंझलाहट में कहा कि वो अपने भाई आओ बिंग की तरफ से माफी मांगने आया है। माहौल अचानक हल्का हो गया जब माँ नशे में आसमान की ओर उड़ने लगी और मैं भी अनजाने में उनके पीछे फिनिक्स रूप में उड़ गई। 2 सुनहरे लाल फिनिक्स बादलों में नाच रहे थे और नीचे सारे देवता तालियां बजा रहे थे। तभी शेन युआन ने गंभीर स्वर में कहा, अब अंदर चलने का समय है। लेकिन मैंने शरारत से अनसुना किया और फिर उनके पास लौट आई। सबके सामने उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मैंने शर्माते हुए कहा कि इतने लोग देख रहे हैं, और उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा कि उन्होंने इस पल का 500 साल इंतजार किया है। पूरा स्वर्ग हंसी और रोशनी से भर गया और हम अपनी नई नियति की ओर बढ़ गए। और इसी के साथ मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही और कहानियों के लिए एक्सप्लेनर प्रो ओमनीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें।